तो देखो एसी जनरेटर की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है। ये एक ऐसी डिस्कवरी थी जिसने दुनिया बदल के रख दी। अभी तुमको लगता है दुनिया बदल के रखी किसने? फ़ोन ने, आईफोन ने, लेकिन ऐसा नहीं है। एसी जनरेटर जो है इसने पूरा एक रेवोल्यूशन लाया पूरी फिजिक्स में, पूरी दुनिया में एक्चुअली में। अब इसकी बड़ी सही स्टोरी है। क्या किया, ये कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है? कहानी स्टार्ट होती है अभी तक, इससे पहले पहले ना, एक्चुअली 1831 से शायद पहले वाले 1831 में या 32 में ये आया। इससे पहले पहले इलेक्ट्रिक करंट तो आ चुकी थी। करंट क्या होती है पता चल चुका था। किसने डिस्कवरी की थी उसकी और क्या बनाया था तुम्हें पता होगा? थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब जो है वो डिस्कवर बना लिया, इन्वेंट कर चुके थे वो लोग। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आ चुकी थी, लेकिन ये जो इलेक्ट्रिसिटी थी ना वो थी कौन सी? डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। अभी तक 1831 से पहले पहले जिस चीज़ के बारे में जानकारी थी वो थी डायरेक्ट करंट, और अच्छा खासा फायदा भी हो ही रहा था इससे, है ना। हम लोग एक दिए से कहाँ पहुँचे, इलेक्ट्रिक बल्ब तक पहुँच चुके थे, तो अच्छा खासा काम चल रहा था डायरेक्ट करंट से। और डायरेक्ट करंट से अब जिसने ये बनाई सबसे ज़्यादा फायदा उसको, है ना। अच्छा खासा बिजनेस भी था। डायरेक्ट करंट डिस्कवर कर ली थी, बल्ब बना चुके थे और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज इसकी लग चुकी थी, कुछ लग रही थी, ढेर सारी इन्वेस्टमेंट आ रही थी। और सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा था? थॉमस अल्वा एडिसन को, क्योंकि वो करता धरता था डायरेक्ट करंट का। अब वो जैसे रिलायंस का जैसे अंबानी, वैसे वो उस टाइम का थॉमस अल्वा एडिसन, खुला पैसा। अब क्या था, लेकिन देखो इसका मतलब इससे पहले पहले करंट किससे बनाई जा रही थी? कुछ केमिकल से बनाई जा रही थी, है ना। तुमने पढ़ा ना सेल क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं ना जो तुम्हारे ना इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जैसे है। अब वहाँ पे करंट तो बनी, लेकिन उसके लिए चाहिए क्या था? केमिकल। अब केमिकल मुफ्त में तो मिलता नहीं है, उससे तो पैसे लगते हैं, ऐसे तो नहीं मिल जाना था मुफ्त में, है ना। अब एक चीज़ खत्म होकर फिर दूसरी चीज़ बन रही थी, जो कि ऐसा होना ही था। अब एनर्जी तो कंजर्व होती है, वो तो होना ही है। यहाँ पे क्या हो रहा था, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा रही थी इससे पहले पहले, मतलब डायरेक्ट करंट जो है ना। 1831 से पहले पहले क्या हो रहा था, एक केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाई जा रही थी। कुछ केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ रही थी। अब इसमें दिक्कत क्या थी? दिक्कत ये थी कि बड़ा महंगा काम था। अब केमिकल्स हैं यार, स्टोर भी करने हैं, सेल बनाना है, तो थोड़ा सा महंगा काम था। दूसरा ये था कि इसको बड़ी दूर तक ना पहुंचाया नहीं जा सकता था, है ना, दूर तक नहीं लेके जा सकते थे। अब जैसे अगर मान लो ये बिल्डिंग है, मतलब मान लो अगर 2 या 3 स्टोरी बिल्डिंग है, इसके लिए भी अगर आपको देखो घर में ऐसे तुमने इन्वर्टर लगाना होता है तो कितना हैवी सिस्टम तुम लगाते हो, है ना, एक घर में इलेक्ट्रिसिटी को चलाने के लिए। अब सोचो पूरे उधमपुर के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होती, पूरे उधमपुर के लिए अगर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और अगर डायरेक्ट करंट अगर होती, ये अल्टरनेटिव करंट अभी आई ही नहीं होती, सोचो दुनिया में डायरेक्ट करंट से सब काम चल रहा होता, तो ये डायरेक्ट करंट से अगर सारा काम चल रहा होता तो एक उधमपुर जैसे एक छोटे से टाउन के लिए ये कितनी बड़ी बैटरी चाहिए होती फिर, सोचो, है ना, कितनी बड़ी। ये तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बस ऐसे करके बैटरियों से भरी होती, केमिकल ख़त्म हो रहे होते, फिर केमिकल आ जाते, वो महंगा काम बड़ा, है ना, बड़ा स्यापा, इतने में फिर ख़त्म। तो बड़ा मुश्किल था ये डायरेक्ट करंट का। अब ये था कि जब तक उसको एसी की डिस्कवरी नहीं हुई थी तो यही सब कुछ एसी को माना जा रहा था। और थॉमस अल्वा एडिसन ने तो बड़े बड़े प्लांट खड़े कर दिए। उसने कहा ये देखो मैं इतने बड़ा प्लांट लगाऊंगा, ये इतने से मोहल्ले में बिजली आ जाएगी इतने बड़े प्लांट से। चलो जी 10 किलोमीटर बाद एक और बहुत बड़ा प्लांट बनाएंगे, उससे थोड़े और घरों को बिजली मिल जाएगी। अब ऐसे सोचो कितने ज़्यादा प्लांट होते, है ना, तो मिलती क्या हमें? डायरेक्ट करंट मिलती। तो थोड़ा सा इकोनॉमिकली बड़ा क्या था, मतलब खर्चीला काम था। अब एक और बंदा आया और ये बड़ा ज़बरदस्त फिजिक्स थे, बहुत ही ज़बरदस्त। इसका नाम था निकोला टेस्ला। क्या नाम था? निकोला टेस्ला। टेस्ला अभी तुमने सुना होगा, टेस्ला कार होती है ना, ये उसी बंदे के नाम के पर रखी हुई है इसने, ऐसे क्या नाम इसका, एलॉन मस्क ने, है ना। ये जो निकोला टेस्ला था ना, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट फिजिक्स था ये निकोला टेस्ला। ये इसने सोचा यार कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यार करंट बनाए लेकिन वो डायरेक्ट करंट ना हो। बेसिकली इससे पहले पहले 2 चीज़ें और हो चुकी थी। अभी जो तुमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या हो चुका था, फैराडे का लॉ डिस्कवर हो चुका था। फैराडे ने ये बता दिया था, क्या बताया था उसने कहा था कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है अगर उसको बदलेंगे तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो बन जाएगी एक वायर में, है ना। सीखा था तुम लोगों ने कि नहीं सीखा था? अब यही एक्चुअली में यही इसका प्रिंसिपल था। टेस्ला ने ये देखा कि यार फैराडे ने बता तो दिया लेकिन एसी जनरेटर अभी तक नहीं बनाया गया था।
इस बंदे ने ये एक AC जनरेटर बना के दिखा दिया। कैसे बनाया उसके बारे में पूरी बात करेंगे, क्या कंस्ट्रक्शन थी, क्या वर्किंग थी। पहले बात कर लेते हैं प्रिंसिपल की। टेस्ला ने सोचा कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से क्या हो सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने से अगर इंड्यूस्ड EMF बन सकती है, तो क्या ये सिर्फ एक थ्योरी ना रह के क्या ये प्रैक्टिकली भी पॉसिबल है? क्या हम जो वो करंट बन रही है क्या सच में उसका हम यूज़ भी कर सकते हैं कि बस बन रही है, ठीक है, होता है, लेकिन हम इसका कभी प्रैक्टिकल यूज़ नहीं कर पाएंगे? उसने कहा कि ऐसा नहीं है, क्यों ना हम इसको एक्चुअली में एक ऐसी मशीन तैयार कर लें जिससे हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स बदलें, और मैग्नेटिक फ्लक्स बदलने के लिए ना हमें कुछ ज़्यादा कुछ करना ना पड़े, मतलब ईजीली बदल भी पाएँ, है ना। अब बताऊंगा तुम्हें जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैसे काम करता है, वो पावर स्टेशन जो होते हैं ना, एक्चुअली में यहाँ पे यही सब कुछ हो रहा होता है। उसने कहा कि क्या क्यों ना अगर मैग्नेटिक फ्लक्स को बदला जाए और थोड़ा इजीली बदला जाए, कॉइल्स में बदला जाए और करंट बने, और हम उस करंट को एक्चुअली में यूज़ भी कर पाएँ, उसको एक्चुअली में यूज़ भी कर पाएँ। ये सब कुछ किसने किया? इस निकोला टेस्ला ने किया। अब सोचो उस टाइम जो निकोला टेस्ला ने किया था, अब आप अपनी लाइफ आप सोच सकते हो बिना AC के, बिना अल्टरनेटिव करंट के अपनी लाइफ सोचो कैसी होगी, कितनी मिजरेबल लाइफ होगी। लाइट जाती है 10 मिनट के लिए, हाय हाय हो जाता है तुम्हें, सर फ़ोन चार्ज कैसे करना है, PUBG कैसे खेलनी है ना। सोचो ये लाइट ही नहीं होती ये वाली, तो फिर दुनिया में क्या होता? अंधेरा ही अंधेरा, है ना, अंधेरा ही अंधेरा। तो फिर किसका राज आया था? किलमिश का राज आया था, शक्तिमान बेचारा रहता सही, है ना, अंधेरा कायम रहे, वही होता। फिर क्या होता? तुम्हारे ज़माने में तो है नहीं शक्तिमान, है ना। अब एक्चुअली देखो क्या किया, अब टेस्ला ने यूज़ किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के फेनोमेना को। क्या कहता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फेनोमेना? अगर थोड़ा सा जल्दी जल्दी में इसको रिवाइज कर लेंगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सिंपल सी एक वायर ली थी, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया था, यहाँ पे हम लेके आए थे मैग्नेट को, जैसा कि तुम लोगों को अच्छे से पता है, अच्छे से याद हो चुका है, टेस्ट लिए हैं आपके बार बार, तो आई होप अब तुम्हें थोड़ा सा याद हो चुका होगा। तो उसने कहा भैया कुछ नहीं है, तुम मैग्नेटिक फ्लक्स को बदलो, इस मैग्नेट को पहले दूर रखो तो कोई फ्लक्स नहीं है, पास ले आओ तो फ्लक्स आ जाएगा। ये जो फ्लक्स में चेंज आया, इस चेंज की वजह से यहाँ पे करंट बनती है। लेकिन एक चीज़ और है, अब करंट तो बनती थी, अब वापस लेके जाता था तो करंट की डायरेक्शन बदलती थी, एक ही डायरेक्शन में नहीं होती थी। ये नहीं थी कि लाया तब भी इसी डायरेक्शन में करंट, फिर दोबारा पीछे खींचा तब भी इसी डायरेक्शन में करंट, ये नहीं था, करंट की डायरेक्शन बदली और डायरेक्शन अपोजिट हो गई। ये जो डायरेक्शन अपोजिट होने वाली जो करंट बनी ना, इसी को कहा गया अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट इसको कहा गया। अल्टरनेटिंग करंट मतलब ऐसी करंट जो अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली बदल दे, अपनी डायरेक्शन पीरियोडिकली बदल दे। देखो जो DC करंट है ना, वो इस तरह की होती है, एक डायरेक्शन में यूनिडायरेक्शनल है। आप बैटरी लगाते हो, किसी सर्किट में बैटरी लगाते हो तो क्या दिखाते हो? तो सर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है करंट, बताते हो ना, तो वहाँ पे आप पर्टिकुलर डायरेक्शन बता देते हो। लेकिन जब अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स बता दूंगा ना मैं यहाँ पे, सपोज करो, देखो मान लो हमारे पास ये एक रजिस्टर है, मान लो ये रजिस्टर है, ये लगाई इन्हें बैटरी, बताओ डायरेक्शन करंट की, पॉजिटिव से नेगेटिव, पर्टिकुलर डायरेक्शन बता सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन परंतु किंतु क्या, अगर यहाँ पे मैं लगाऊंगा एक ये जो स्विच बोर्ड है, एक अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स को ना ऐसे बताते हैं, सर्कल डालते हैं, ऐसे बताता हूँ, देखो सर्कल डालना है, ऐसे करके बना देना है, ये होता है अल्टरनेटिंग करंट। मतलब तुमने ये तारे इस प्लग में लगा दी, ये मतलब होता है इसका, ठीक है। अब जब ये लगा देते ना, तब देखो डायरेक्शन करंट की बता रहा हूँ क्या, एक्चुअली में क्यों नहीं बता पा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन करंट की पीरियोडिकली बदल रही है, यहाँ पे भी चल रही है, यहाँ से भी आ रही है, यहाँ से भी चल रही है, यहाँ से भी आ रही है, तो तुम क्या डायरेक्शन बताओगे, बताओ, है ना, क्या बताओगे? दोनों तरफ चल रही है, पीरियोडिकली डायरेक्शन बदल रही है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन इसकी नहीं दिखाते, नहीं दिखाते, किसमें? अल्टरनेटिंग करंट में। अल्टरनेटिंग करंट कैसी होती है? अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह की होती है, पॉजिटिव फेज भी होता है, नेगेटिव फेज भी होता है। कुछ समय के लिए ये पॉजिटिव मतलब यहाँ से यहाँ जा रही होगी, कुछ समय के लिए यहाँ से यहाँ जा रही होगी, नेगेटिव भी होता है। अब ये एक्चुअली में कैसे आया पूरी बात करेंगे हम लोग, ये डायग्राम कैसे बनी है एट द एंड ऑफ डे, पूरी बात करनी है इस पर हम लोगों ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पूरा बताऊंगा तुम्हें कैसे आ रहा है ये, समझ आया? तो अल्टरनेटिंग करंट कुछ इस तरह की होती है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमारा बल्ब चलना चाहिए भाई साहब, और इजीली चलना चाहिए। ऐसा करने पे भी अच्छा खासा चलता था ये, और सस्ता था। कितना ही बिल आता है तुम लोगों का? पूरा दिन टीवी देखते रहते हो, फ्रिज चलाते हो, AC चलाते हो, क्या ही बिल आ जाता है तुम्हारा? 200 300 400 रुपया महीने का, वो भी। और एक तुम सेल लेते हो, कितना सा होता है वो? इतना सा होता है ना, कितने वोल्ट का, शायद 2 या 3 वोल्ट का। जाओ बाजार में ज़रा कितने का मिलता है वो? 10 15 20 25 रुपये का तो मिलता ही है। तो इतना सी 2 वोल्ट 3 वोल्ट तुम सारी लेके आ रहे हो घर में 25-30 रुपये खर्च के। इधर तुम 220 वोल्ट तुम्हें घर में मिल रही है, एक महीने के लिए मिल रही है। कितना किराया आया? 200 या 300 रुपया। ज़्यादा ही PUBG खेलते होगा तो फिर ज़्यादा ही आ जाएगा, है ना। सस्ता कौन आया, सस्ता कौन पड़ गया? अल्टरनेटिव करंट सस्ती पड़ गई है तुम लोगों को, है ना। कितनी सस्ती है? ऐसे सालों से अगर तुमने ज़िंदगी चलानी हो तो पापा की तनख्वाह गई सारी सेल लाने में। पापा सेल ले आना, मैंने PUBG खेलनी है। सेल ख़त्म हो गया, अब चोरी क्या हो गया? सेल चोरी हो गए मेरे तो,
है ना, तिजोरी में रखे थे। वो मनी हेस्ट कौन सी मूवी है, उसमें वो पैसा नहीं चुरा रहा होता, सेल चुरा रहा होता है ना। इस पे मूवीज़ बनती है अगर ऐसा होता तो, बट ऐसा नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास आ चुकी है अल्टरनेटिव करंट, मज़े ले रहे हैं हम लोग ज़िंदगी के, है ना। किसकी वजह से? निकोला टेस्ला की वजह से। तो निकोला टेस्ला और एडिसन की वजह बनती नहीं थी बिल्कुल ही आपस में, पता है। ये जो निकोला टेस्ला है ना, ये जो उसने एक्चुअली में बताना था ना, ये जो जनरेटर बनाना था, इसके लिए अब भाई पैसा चाहिए होता है, कोई चीज़ बनानी है, उसके लिए इन्वेंशन करने के लिए ऐसा थोड़ी बन जाता है, उसको थोड़ी पहले से पता मेरे को क्या क्या चाहिए, जोड़ा हो बना दिया। भाई ढेर सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं, करना पड़ता है, लेना पड़ता है मटेरियल, उसके लिए पैसा चाहिए, बनाना पड़ता है, फेल होता है बंदा, फिर लेना पड़ता है मटेरियल, बड़ी ऐसी थोड़ी डिस्कवरी होती है। तो अब ये चला गया किसके पास? एडिसन के पास। एडिसन ने जब बादशाह की इंटरव्यू लिया, एडिसन बहुत बड़ा अंबानी था उस टाइम, उसको वो ऐसा थोड़ी लगता था अपनी कंपनी किसी को, बड़े इंटरव्यू लिए उसके। तो टेस्ला सही बंदा था, उसको अच्छे से फिजिक्स आती थी। पहले तो एडिसन को लगा सही है बंदा, ये मेरे काम आ सकता है, रख दिया उसको। लेकिन जब वो ये कहने लगा कि भाई साहब आप एक काम करो यार, डीसी करते हो तुम लोग, छोड़ो उस डीसी को, क्यों ना हम अल्टरनेटिव करंट बनाएं। एडिसन ने सोचा यार मैंने इतने प्लांट बना दिए डीसी के, इतना लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, मैं कंपनी खोल रहा हूँ, ये कहता है ये काम ही छोड़ दे। ये तो मेरे को मैंने अपने लिए रखा इसको, अपने और काम का नहीं रखा, ये मेरा काम ठप कर रहा है। उसने कहा तू भाग इधर से, तेरे को रखना ही नहीं है। तो इसको निकाल दिया इसने अपनी कंपनी से। सोचो टेस्ला ऐसा बंदा जिसने कितनी डिस्कवरी की और कितना मतलब पुलिस एक से पूरा वर्ल्ड इसने बदल दिया, उसको एडिसन ने निकाल दिया। बोला चल दफ़ा उधर से, तेरे को कोई ज़रूरत नहीं है रखने की इस कंपनी में, निकाल दिया। अब बंदे के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, क्या करेगा? मजदूरी करेगा। ये ऐसे नहीं होते सुबह सुबह जाओ तुम यहाँ पे क्या है, हाँ ये जो क्या कहते हैं इसको, सलाती चौक में नहीं दिखते बंदे खड़े होते हैं अरे सुबह सुबह काम मांगने के लिए। वैसे बेचारा टेस्ला का ये हाल हो गया था, खाना नहीं मिल रहा बेचारे खाने के लिए। तो टेस्ला भी तुम्हें अगर उन दिनों अगर इस्लाती चौक होता तो तुम्हें टेस्ला मिल रहा होता, बोरू लेके खड़ा है, हाँ जी हमारा काम करना है, क्या करना है चलो। तो टेस्ला का ये टाइम भी आ गया था सोचो। लेकिन फिर जहाँ पे भी जाता था तो जिस बंदे को कुछ नॉलेज होती है, बात करे तो पता चल ही जाता है। फिर एक बंदा है, उसने इस पर इन्वेस्ट किया, इसको तरह पैसे वैसे दिए, इसने फिर काम किया, और एट द एंड ऑफ डे आपको ये जो तुम अल्टरनेटिव करंट देख रहे हो, ये एक्चुअली में डिस्कवर इन्वेंट हो ही गई। तो ये तुम्हें मिल ही गई, किसकी वजह से? मिस्टर टेस्ला की वजह से। तो टेस्ला, अब गाड़ी का नाम सुनोगे ना तो तुम्हें लगना चाहिए कि नहीं टेस्ला कोई ऐसा बंदा नहीं था, टेस्ला बहुत ज़बरदस्त बंदा था ये। अब एक्चुअली उसने किया क्या, ये तो पता चल चुका था उसको फैराडे की वजह से ना 1831 में ही कि ऐसा हो सकता है। और ये भी पता चल चुका था कि जितनी जल्दी ये काम होगा, जितनी जल्दी, सेकंड लॉ क्या कहता है फैराडे का, जितनी जल्दी तुम मैग्नेटिक फ्लक्स बदलोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही था ना, ये कहता था ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो चलो कहता जितनी जल्दी तुम ये मैग्नेटिक फ्लक्स बदलोगे टाइम के साथ साथ, उतनी ज़्यादा इंड्यूस में बनेगी, उतना ज़्यादा इंड्यूस का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, ये भी पता था। अब इन्हीं दो चीज़ों का फ़ायदा इस बंदे ने उठाया और बना डाला क्या? एसी जनरेटर। अब एसी जनरेटर से क्या किया, देखो उसने लिया इस तरह से कॉइल, कोई भी कॉइल है, कंडक्टिंग कॉइल है, कॉपर की ले लो, किसी की ले लो, इस तरह की कॉइल ले ली, सही है। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करनी है अश्विन जी, तो क्या करना पड़ेगा? मैग्नेट भी लाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे इसने मैग्नेट भी ले आया, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये में बीच में कॉइल। इस कॉइल को पता है क्या बोलते हैं? आर्मेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ आर्मेचर बोलते हैं। अश्विन जी क्या बोलते हैं? आर्मेचर, ठीक है, आर्मेचर हो गया ये, इसको बोलते हैं आर्मेचर, ठीक है। ये कॉइल है, मतलब रेक्टेंगुलर कॉइल है, ऐसे करके ली है, इसको आर्मेचर बोलते हैं। नॉर्थ साउथ बीच के पोल के बीच में रख दी, ये इसकी कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी कभी ना अब तुम्हें बताया मैंने, एक सॉफ्ट आयरन कोर पे भी लपेटते हैं कभी कभी इसको। अब ऐसे नहीं रखते, अगर ढेर सारे टर्न्स देने हैं उसको, तो मैंने तुम्हें कहा जैसे ये है ना, जैसे ये है इस तरह का, तो इसमें अगर एक बार टर्न दिया, दूसरी बार दिया, तीसरी बार दिया, तो इस पर लपेट सकता हूँ मैं इसको, है ना। तो इसको अगर ढेर सारे टर्न्स अगर देने हों तो दिए जाते हैं वैसे। तो किसके पर इसको बांधा जाता है? बाउंड किसके पर किया जाता है? सॉफ्ट आयरन कोर पे बाउंड किया जाता है। किस पे किया जाता है निखिल जी, किस पे किया जाता है? सॉफ्ट आयरन कोर पे। कितनी खुशी की बात है कि कोई नहीं पूछता सर क्यों करते हैं सॉफ्ट आयरन कोर पे, सर प्लास्टिक पे क्यों नहीं कर दिया, ये आयरन कोर ही क्यों लिया, है ना। पूछ सकते थे तुम लोग कि नहीं पूछ सकते थे कि भाई सॉफ्ट आयरन कोर पे मैं कह रहा हूँ इसको बांधो, क्यों भाई सॉफ्ट आयरन कोर पे क्यों बांधो? कॉपर की कॉइल ही ठीक है, कंडक्टिंग है भाई, करंट फ्लो करवानी है तो उन्हें तो कंडक्टर चाहिए मेरे को,
लेकिन इसको अगर इस पर ढेर सारे टर्न्स देने हो, बाउंड करना हो, तो मैं बाउंड करता हूँ एक सॉफ्ट आयरन कोर पे। ये सॉफ्ट आयरन के पास ऐसी क्या खास बात है बताओ, बताइए आफाक जी बताइए। नहीं दिख रहा आपको? मुझे दिख रहा है यार, हैं भूत बैठा है इसका यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही है, बता भी दिया इसने आंसर। एक्चुअली सर ऐसा है, सॉफ्ट आयरन को बहुत सॉफ्ट होता है तो बांधना आसान होता है, इसीलिए सर हमने ये ले लिया। ये आफाक जी का आंसर है। सही बोल रहा है ये भूत? हैं नहीं बोल रहा सही? देखो तुम लोगों को मैंने याद है, तुम्हें बताया था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, बताया था। उसमें एक प्रॉपर्टी याद है तुम लोगों ने क्या पढ़ी थी? ऐसे करके पढ़ा था। अच्छा ठीक है, उसमें तुम्हें पढ़ा था ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी थी कि भैया मैग्नेटिक लाइन इसमें से गुजरती हैं ऐसे करके। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रिपेल करता था इनको, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस अट्रैक्ट करता था लेकिन कम करता था, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस तो अच्छी खासी लाइनें अपनी अंदर से गुजारता था, है ना? याद है कि नहीं याद है? मत है याद, क्या करेंगे, आपको मत होता है याद, है ना? ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस रिपेल करती थी, मतलब सब्सटेंस में से पास नहीं करती थी। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक लाइंस इसमें से पास करती हैं, नहीं भी कर रही हो तभी करवाता है। पैरा में कम, लेकिन फेरो में तो ढेर सारी, ये प्रॉपर्टी थी इसकी। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर है ना, ये क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। और ऐसा करने से हमें फायदा क्या मिल रहा है? एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को ही लूंगा इस पर लपेटने के लिए, क्यों? क्योंकि भैया मैंने क्या करना है, फ्लक्स को बदलना है। अगर मैं इसको बिना सॉफ्ट आयरन कोर का यूज़ किए अगर मैं रखता हूँ, तो मान लो यहाँ से ना 10 लाइनें पास हो रही हैं, है ना? ऐसे 10 लाइनें आ रही हैं, हो सकता है इस कोर में से 5 ही पास हो रही हो। लेकिन अगर मैं इसी को सॉफ्ट आयरन कोर बांध दूंगा तो अब कितनी पास होगी? ऐसे 5 होनी थी, लेकिन अब सॉफ्ट आयरन कोर क्या करेगा? ये कहता नहीं मेरे से ढेर सारी लाइनें पास करवा दो तुम लोग, जो ऊपर से जा रही है ना, नहीं आ जा, ये यहाँ से आ रही है तू भी आ जा। अब 5 की जगह कितनी पास करेंगी? हो सकता 8 करें। और आपको इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? पहले कितनी कर रही होगी? 0, ठीक है ना? जैसे ये ऐसे होगा ना, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, तो यहाँ ढेर सारी लाइनें पास हो रही हैं। मैं कह रहा हूँ पहले कितनी लाइनें पास हो रही हैं? ऐसे रखो उसको, अब 0 पास हो रही है। अब जब ये ऐसे हो जाएगा तो मैक्सिमम। अब ये जो मैक्सिमम है ना, ये जो मैक्सिमम है, अगर आपने सॉफ्ट आयरन कोर नहीं बांधा हुआ है तो हो सकता है 5 ही पास कर रही हो, फिर भी कुछ इधर से निकल रही हो। लेकिन सॉफ्ट आयरन कोर से क्या होगा? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस को अट्रैक्ट करेगा, अपने अंदर से पास करवाएगा, तो अब 5 की जगह 8 हो जाएंगी। अगर ऐसा होता है तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स में जो बदलाव आया, ये ज़्यादा नहीं हो गया? 0 से 5 ज़्यादा होता है कि 0 से 8 ज़्यादा होता है? और हमारा काम क्या है? फ्लक्स बदलना ही तो हमारा काम है। जितना ज़्यादा फ्लक्स बदलेगा उतनी ज़्यादा तो करंट बनेगी। इसीलिए एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, यहाँ एक क्या कहते हैं इसको, सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर इसको बांधना हमारे फायदे का सौदा, मुझे लगता फ़ायदा ही है हमें से कि नुकसान है? एक तो बांधने की जगह मिल गई, बांधने कैसे? इतनी नंबर ऑफ टर्न्स देनी है तो किसी न किसी पे तो लपेटना पड़ेगा ना। अगर किसी न किसी पे लपेटना है तो भैया ऐसी चीज़ पे लपेटो ना जिससे मैग्नेटिक लाइंस आप में से पास करें और फ्लक्स ज़्यादा चेंज हो जाए। क्योंकि फैराडे का लॉ यही तो कहता है भैया, जितना ज़्यादा फ्लक्स बदलेगा उतनी ज़्यादा करंट बनेगी। तो तुम तो चाहते ही हो ज़्यादा फ्लक्स बदले। समझ आया सॉफ्ट आयरन कोर क्यों चाहिए? समझ आया? हो सकता है तुम्हें ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ लें, तो इसलिए चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ऐसी। ठीक है, अब यहाँ रखा इसने एक, यहाँ रखिए एक, इसको बोलते हैं स्लिप रिंग। R1 R2 रिंग होती है, ऐसे स्लिप करती रहती है इसमें से। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे रखा इसने स्लिप रिंग। हाँ, स्लिप करेगा ये। ठीक है, बताता हूँ इसका क्या काम है। देखो अब ये भी बहुत, यहाँ पे है ब्रश, B1 रख दो उसका नाम, ये ब्रश होता है B2। और यहाँ से आगे वायर जोड़ दी हमने, यहाँ पे कुछ लगा लिया, रजिस्टर कोई लोड लगा लिया, मतलब चलो बल्ब लगा लिया। 8 बल्ब भी जलना चाहिए तुम लोगों का, है ना? लाइट आ गई कि नहीं आ गई देखते हैं। बस ये सिंपल सी कंस्ट्रक्शन, क्या ही किया। मान लो ये इसके अराउंड ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, घूमेगी ऐसे करके ये वायर, ये जो आर्मेचर है, ये इसकी कंस्ट्रक्शन है। क्या क्या आ गया देखो, AC जनरेटर। टेस्ला ने क्या किया, मैग्नेट लिया, कॉयल रखी रेक्टेंगुलर में, ऐसे करके घुमानी है इसने, ये ऐसे करके पूरी घूमेगी। ठीक है, अब ये घुमानी कैसे है, यहाँ पे एक एक्सल लगा दो, खुद हाथ से भी कर सकते हो, और अगर हाथ से नहीं करना चाहते हो तो ढेर सारे मेथड होते हैं इसको घुमाने के। जैसे टरबाइन घूमती है, यहाँ पे पानी फेंको ऊपर से, क्या होगा, ये ऐसे करके घूमेगी, है ना? ऐसे करके घूमेगी ना,
तो हम चाहते हैं ये घूमे, क्यों घूमे? ताकि फ्लक्स बदले। जितनी जल्दी जल्दी घूमेगी उतनी जल्दी जल्दी फ्लक्स बदलेगा, जितनी जल्दी फ्लक्स बदलेगा उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ बनेगी। वही तो हम चाहते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ बने और हमें क्या मिल जाए? करंट मिल जाए। करंट के तो हम वो तो हम चाहते हैं कि करंट मिले, ठीक है ना? समझ आई बात? ये आ गया हमारे पास क्या? रेक्टेंगुलर कॉइल। ये आ गया क्या? रिंग 1, रिंग 2, ये है ब्रश, और ये आ गया हमारे पास वायर, ये आ गया लोड। बस इतना सा है, खत्म। ये इसकी कंस्ट्रक्शन एसी जनरेटर की। कितनी सिंपल सी चीज़ है ना, कमाल की चीज़ है। लेकिन अब सुनो, कर लिया? अब वर्किंग बताऊँ इसकी? नोट्सों पे है इसकी डायग्राम। चलो बनाओ 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 भाई डायग्राम, सब बच्चे बनाओ। अफाक जी आप भी बनाइए। और कौन है? हाँ दिव्या जी। देखो तुम लोग क्या सोचते हो भैया, वो इधर ही है सब कुछ। दिव्या और अफाक जी अच्छा अच्छा लिखो, साफ साफ नहीं लिख रहे तुम लोग। मोमिन आया है? नहीं, मोमिन तो टेस्ट दे रहा है बेचारा। तुम लोग सिर्फ एक दिन टेस्ट देते हो, मोमिन एक दिन में 2 टेस्ट देता है। सुबह भी आया था बेचारा, शाम को भी 5 बजे आके टेस्ट दे रहा था। तुम लोग ही नहीं पढ़ते यार, कुछ सीखो कुछ इन बच्चों से। ऐसे बच्चे आईएएस करते हैं, आईआईटी करते हैं, है ना? बना ली डायग्राम? बन गए सब टेस्ला? बना ली भाइयों बहनों? तो देखो मित्रों, आगे बढ़ते हैं। अब बना दी? चलिए अब देखो क्या वर्किंग है इसकी। हाँ बोलो। अभी आपने आगे क्या एक्सप्लेन नहीं करना बच्चे? आर्मेचर, ARMATURE। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है ना, पूरी है यार ये, यहाँ तक और किसको? हाँ अच्छा सोचो अब। हाँ देखा तूने, मुझे लिया 2 मिनट सर का, बड़ा मज़ा आया है ना? है ना? उसको पता है ये बेकार क्वेश्चन पूछती है। देख तूने भी बेकार क्वेश्चन पूछा, कोई बात नहीं, थोड़ी देर बाद मैं भी बोलूँगी सर हम ये एसी जनरेटर पढ़ रहे हैं ना सर, इसी को एसी जनरेटर बोलते थे। ओके सर। एंड में रंजना का ये क्वेश्चन होगा, पूरी कहानी पढ़ेगी ना। अच्छा सर इसको डिस्कवर किसने किया था? किसने इन्वेंट किया था? डिस्कवर इन्वेंशन है इसकी जरिए। ये कहेगी सर इसकी इन्वेंशन किसने की थी? टेस्ला ने की थी सर। ओहो मुझे नहीं पता था सर। अब देखो ये स्लिप रिंग रखने का फ़ायदा क्या है? क्या फ़ायदा हो सकता है बताओ? अब सोचो अगर मैं डायरेक्ट ये वायर के साथ जोड़ दूँ, ये ब्रश नहीं रखूँ, स्लिप रिंग नहीं रखूँ, क्या होगा यार? ये क्या होगा सोचो? वायर घूमे, करंट तो बनेगी, लेकिन तुम्हारा साथ में बल्ब भी घूम रहा होगा, ये तारे घूम रही होंगी, पूरा क्या बन जाएगा? डोगरी में क्या बोलते हैं? कमजोर बन जाएगा। तो बल्ब क्या तुमने लगाना है इसको, तुम्हें पहले इसके कमजोर नहीं तुम्हें सेट होंगे तुम्हारे, है ना? हाँ तो बच्चे ध्यान देना होता है। देखो अगर तुम ये स्लिप रिंग नहीं लगाओगे, है ना, ये स्लिप रिंग नहीं लगाते हो तो क्या होगा? जब ये चीज़ घूमेगी, यहाँ पे मतलब मान लो ये बल्ब लगाया हुआ है ना, ऐसे करके, तो ये घूमेगा तो ये साथ साथ में ये बल्ब भी घूमना शुरू हो गया, है ना, ये तारे भी घूमना शुरू हो गई। हम लोग चाहते हैं कि ये सिर्फ यही घूमे। कौन? ये रेक्टेंगुलर कॉइल घूमे ताकि फ्लक्स बदले तो करंट आए। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि ये साथ साथ ये जो इसके साथ जो चीज़ लगाई है मैंने, ये भी साथ साथ घूमे। ये थोड़ी घुमानी है मैंने, ये ऐसे रखना चाहता हूँ। तो क्या होता है, हम इसको ऐसे करके मान लो, ऐसे करके लगाया इसको, तो ये घूमती है स्लिप रिंग के साथ, ऐसे घूमती है, करंट इसमें आ जाती है। आगे मैंने ब्रश लगाए हैं, फिर भी मुझे कुछ ना कुछ, अब डायरेक्ट इसके तार वायर इसके साथ नहीं जोड़ सकता, फिर वही बात आ जाएगी। तो आगे मैंने ब्रश इसलिए लगाए ताकि ये ब्रश इसके साथ टच होते रहे, करंट यहाँ से यहाँ ब्रश में आए, ब्रश से करंट यहाँ पहुँच जाए, मतलब ये चीज़ स्टेबल रहे, ये चीज़ घूमती रहे। समझ रहे मेरी बात? ये चीज़ घूमती रहे बट ये चीज़ स्टेबल रहे, ये एक ही जगह रहे। अगर हम ये वाला अरेंजमेंट नहीं करते हैं ना, रिंग्स और ब्रश वाला अरेंजमेंट हम नहीं करते हैं, तो क्या होगा? साथ साथ में ये भी घूमेगा, इसके साथ वायर भी घूमेगी, तो ऐसे ऐसे करके तुम्हारा बल्ब 2 मिनट में धराशायी हो जाएगा बेचारा। तो कहाँ से करंट, तुम कैसे इसको यूज़ कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए ये अरेंजमेंट बनाया इसने। क्या? स्लिप रिंग। स्लिप रिंग का मतलब क्या है?
स्लिप ऐसे करती आ रही है ना, ऐसे करके देखो इसके साथ इन टच में है और घूम रही है, तो ऐसे करके इसके टच में रहेगी ये, तो स्लिप करती रहती है इसके ऊपर। अब इसके कॉन्टैक्ट में होती है ऐसे करके, तो क्या होता है, करंट इसमें आएगी, वो इसमें चली जाएगी। आगे मैंने ब्रश लगाए हैं तो क्या होगा, अब ये देखो इस तरफ, ये इससे ब्रश में आ जाएगा। अब ब्रश में अपनी जगह पे ही है, बस रिंग ऐसे घूम रही है, इसके साथ फ्रिक्शन कर रही है, यहाँ से करंट यहाँ पहुँच गई, यहाँ से पहुँची तो इस वायर में पहुँची, वायर से पहुँची तो बल्ब में पहुँच गई, कब बन गया हमारा काम। समझ आया कंस्ट्रक्शन, इनका क्या फ़ायदा है, क्लियर हो गया। अब आपको पता है वर्किंग का क्या है, यही है कि क्या होगा, देखो जैसे ये वायर ऐसे रखी है, मान लो यहाँ नॉर्थ पोल, यहाँ साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। अभी ये वायर ऐसे है तो कितनी लाइंस पास कर रही है, मान लो 10 पास कर रही हैं। अब ऐसे हो गया, अब कितनी कर रही है, कोई नहीं पास कर रही है, 0 हो गया। फ्लक्स बदला तो करंट बनेगी, एक डायरेक्शन में बन जाएगी, मान लो पॉजिटिव में बन गई। अब फिर से फ्लक्स बदला, मैक्सिमम से 0 पहुँच गया, अब बदलेगी, फ्लक्स बदला, इंड्यूस में बनी, डायरेक्शन अपोजिट हो गई। अब डायरेक्शन अपोजिट हो गई करंट की, अब करंट इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में चलेगी, तो नेगेटिव डायरेक्शन आ गई। मतलब अगर इसको तुम पॉजिटिव मानते हो, दूसरी को नेगेटिव मानना पड़ेगा, फिर यही होता जाएगा। हर बार एक साइकिल में क्या होगा, एक साइकिल में करंट 2 बार बनेगी, एक साइकिल में करंट 2 बार बनेगी, एक बार पॉजिटिव वाली साइड, एक बार नेगेटिव वाली साइड, 2 बार बनेगी, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, ठीक है। और ये कंटिन्यूसली इसका मैग्नीट्यूड चेंज भी होगा, क्यों, सोचो ये काम धीरे धीरे हो रहा है, ऐसे रखो अभी, है ना, अभी क्या मैक्सिमम 10 की 10 लाइनें पास हो रही हैं, ठीक है। ऐसा भी नहीं है ना कि मैक्सिमम बन गई फिर 0 आई, करंट ऐसे नहीं चल रही ना अभी। ये है कि हाँ पॉजिटिव बन रही है, नेगेटिव बन रही है, बट अब ऐसा सिर्फ ऐसे समझोगे तो तुम्हें लगेगा कि करंट बन गई फिर 0 हो गई, फिर बन गई फिर 0 हो गई, ये नहीं है। देखना क्या हो रहा है, 10 लाइनें पास हो रही हैं, सोचो धीरे धीरे यहाँ पहुँचा है स्लो मोशन में। अब क्या होगा, अब थोड़ी कम पास हो रही होंगी, 10 नहीं, अब हो सकता है 4-5 पास हो रही, अब हो सकता है 2-3 पास हो रही, अब हो सकता है 1 पास, अब 0। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक फ्लक्स लगातार चेंज हुआ, एकदम से अब्रप्टली चेंज हुआ, लगातार चेंज हो रहा है। इसका मतलब करंट का मैग्नीट्यूड भी लगातार चेंज होगा, 0 से लगातार जाएगा ऊपर की तरफ। मतलब करंट का मैग्नीट्यूड कुछ इस तरह का बनेगा। ले ले, देखो करंट का ऐसा नहीं है कि मैक्सिमम फिर 0, फिर मैक्सिमम फिर 0, ऐसा नहीं बन रहा। क्या हो रहा है, करंट ये देखो लगातार इसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे 0 होएगा, फिर मैक्सिमम होगा, फिर 0 होगा, इस तरह की करंट बनने वाली है। अब मैथमेटिकली भी आएगी ये तो थ्योरेटिकली बता रहा हूँ ना मैं तुम्हें, मैथमेटिकली भी यही इक्वेशन आएगी, हमारे पास इसी तरह की वेव बनेगी। मैथमेटिकली भी करके देखेंगे हम लोग, समझ आ रहा है। धीरे धीरे फ्लक्स चेंज हुआ था ना, 0 से मैक्सिमम गया, 0 1 2 3 4 5 10, फिर 10 से 9 8 7 6 4 3 2 1 0। तो फ्लक्स क्या हुआ, लगातार चेंज हुआ, करंट भी लगातार चेंज हुई, बदली, फिर लगातार फिर से डाउनफॉल हुआ, तो ठीक है करंट भी 0 हुई, फिर लगातार चेंज हुआ, करंट भी लगातार इंक्रीज हुई। मतलब कॉन्टिन्यूसली इसकी डायरेक्शन भी बदल रही है और मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है। और ऐसी करंट जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही बदल रहे हो, पीरियोडिकली बदल रहे हो, पर्टिकुलर टाइम ऑफ इंटरवल के बाद बदल रहे हो, उस करंट को क्या कहते हैं, एसी करंट कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अल्टरनेट फेज है ना, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेट फेज आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये यूनि डायरेक्शनल नहीं है, यूनि डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ऐसे 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 दोनों तरफ चलेगी, समझे बात। तो ऐसी करंट जो अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पीरियोडिकली क्या करे, चेंज करे, उसे क्या कहा जाता है, अल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है, इस तरह से हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट आती है एसी जनरेटर की हेल्प से। अब मैथमेटिकली भी देखते हैं यार ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे ये क्वेश्चन आती है, क्यों आती है, मैथमेटिकली भी देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। देखो मान लो, अच्छा देखो एंगल किसके किस में भी बदलेगा। देखो मान लो, दे कॉपी अपनी फिर से मुझे, है ना। देखो अब ये इसका एरिया, अब ये एरिया इसी तरफ है, ये कौन बताता है, एरिया वेक्टर बताता है ना। एरिया की डायरेक्शन कौन बताएगा, एरिया वेक्टर, ये इसका एरिया वेक्टर है ना, ये इधर है, तो मतलब तुम्हारी ये सरफेस इस तरफ है, अब सरफेस इस तरफ है, अब सरफेस इस तरफ है, तो ये कौन बता रहा है मुझे ये बताने के लिए। ऐसे तो एरिया स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी अगर इसको बनाना है, तुमने बताना है कि एरिया किस तरफ पॉइंट कर रहा है, तो तुम्हें एक वेक्टर लगाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर, ठीक है। अब बताओ इस एरिया वेक्टर में, ये एरिया वेक्टर है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ टू साउथ जा रही है ऐसे करके, क्या एंगल बन रहा है भाई, 0 डिग्री बन रहा है ना। यहाँ रखेंगे तो 90 डिग्री बन रहा है ना, यहाँ रखेंगे फिर 0 डिग्री बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, ऐसा ही है ना। तो मान लो शुरू में क्या है आपका एरिया वेक्टर, एंगल बिटवीन देखो
एंगल बिटवीन किसके किसके इसमें एरिया वेक्टर मान लो ए एंड मैग्नेटिक फील्ड बी। मैग्नेटिक फील्ड ए और बी में एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड है ना यहाँ से यहाँ, देखो ना यार मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, यहाँ से यहाँ चल रही है ना मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ ऐसे करके, है ना। यहाँ से इसका एरिया वेक्टर भी होना कुछ, मान लो ये जो है ना सरफेस का एरिया वेक्टर ए है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी है, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ तो एंगल होगा ना, है ना। समझ रहे हो ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि नहीं समझ आ रहा? समझ आ रहे हो? नहीं आ रहा समझ? फिर से समझते हैं यार, फिर नहीं आ रहा तो देखो क्या है। मान लो ये इस तरफ है इस टाइम, ये इसका एरिया वेक्टर, ये सरफेस यहाँ पे पॉइंट कर रही है, मैग्नेटिक लाइंस यहाँ से आ रही है, ये मैग्नेटिक लाइंस पास हो रही हैं, ये मान लो ये मेरी फिंगर्स मैग्नेटिक लाइंस है, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल ये मैग्नेटिक लाइंस, ये आ गया एरिया वेक्टर। कितना एंगल बन रहा है मेरी फिंगर्स में और स्पैन में? 90 डिग्री बन रहा है ना, बन रहा है ना। अब अगर ये मैग्नेटिक लाइंस ऐसे हो जाएगा, अब मान लो ये एरिया वेक्टर थोड़ा सा ये तो ऐसे रहेगा ना, अब ये सरफेस थोड़ी ऐसे हो जाएगी, अब एंगल थोड़ा चेंज हो गया, अब ऐसे 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 तो यहाँ पहुँचेगा तो कितना होगा, चेंज हो गया। मतलब समझ रहे हो? इसको मैं चेंज करूँगा, इसको चेंज करूँगा तो ये जो एरिया वेक्टर है ये भी ऐसे करके चेंज होता जाएगा, ये तो ऐसे ही ऐसे ना, ये तो मैग्नेटिक लाइंस जो है वो तो यहाँ से यहाँ ही चल रही हैं, लेकिन देखो अगर ये ऐसे है, अब अगर ये सरफेस ऐसे मुड़ती है तो एंगल नहीं चेंज हो रहा, हो रहा है ना। तो मान लो एट टाइम t इजिकल टू 0, जब तुमने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया था, ठीक है, एट टाइम t इजिकल टू 0, मान लो इसका एंगल कितना था, एंगल बिटवीन a एंड b कितना था, मान लो 0 था यार, है ना, ऐसे रखा था, यहीं पे मैग्नेटिक लाइन्स थी और यहीं से क्या कहते हैं इसको एरिया भी इस तरफ रखा था, तो एंगल 0 डिग्री था। कुछ समय के बाद एट टाइम t इजिकल टू t, एंगल कितना बन गया इसके बीच में, मान लो कुछ एंगल बन गया, मान लो कितना बन गया, थीटा बन गया। अब ये गोल गोल घूम रहा है ना, टाइम t में इसने अपना एंगल बदल दिया कितना, थीटा। कोई चीज़ लगातार गोल गोल घूम रही है तो उसके बाद जो वेलोसिटी होगी उसको क्या बोला जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी, क्या बोला जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी बोला जाएगा ना उसको। तो भैया मुझे बताओ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा किसके बराबर आती है, थीटा बाई टी आता है, और क्या आता है, व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो बदल रहा है एंगल कि नहीं बदल रहा है, पहले ये बताओ, टाइम के साथ साथ एंगल बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है, किसके किसके बीच का एंगल है ये, ए वेक्टर एंड मैग्नेटिक लाइंस, ये जो मैग्नेटिक लाइंस है ना इसके बीच में ए वेक्टर के बीच का एंगल है, इसको बदलो तो एंगल बदलता जाएगा, कभी 0 डिग्री होगा, कभी 90 डिग्री होगा, हो सकता है कभी 180 डिग्री हो, 360 हो, 270 हो, कुछ भी बदल सकता है। तो एट टाइम t इजिकल टू 0, एंगल बिटवीन a एंड b 0, एट टाइम t इजिकल टू t, मान लो एंगल बिटवीन a एंड b इज थीटा, जैसे यहाँ पे है a और b के बीच में एंगल थीटा है, क्लियर। तो हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है, थीटा बाई t के बराबर होती है ना। अच्छा यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा, थीटा किसके बराबर आ गया फिर, ओमेगा इंटू t आ गया, व्हाट इज थीटा, इट इज ओमेगा इंटू t, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए अच्छा हमें किससे डील करना है, हमें डील करना है मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ किसके बराबर होता है, फाई, किसके बराबर होगा, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये तो है इसकी डेफिनेशन, इट्स अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, बी ए कॉस थीटा, फाई किसके बराबर आया, बी ए कॉस थीटा, इसको मिटा दूं, चलिए बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा टी, यार बोला करो यार, थीटा की वैल्यू है ओमेगा टी, तो फाई किसके बराबर आया, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है, फाई किसके बराबर आया, फ्लक्स किसके बराबर आया, बी ए कॉस ओमेगा टी, फ्लक्स किसके बराबर आया, बी ए कॉस, समझ आया यहाँ तक, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अच्छा अभी हमको किससे डील करना है, ये जो करंट आई किसकी वजह से आई, सिर्फ फ्लक्स की वजह से आई, फ्लक्स की चेंज की वजह से आई, है ना। कितना इसमें इंड्यूस ईएमएफ बनेगा, कितनी इंड्यूस ईएमएफ बननी है, किस बात पे डिपेंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ किस पे बात पे डिपेंड करना है, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ, क्या कहता है फैराडे सेकंड लॉ बताओ, ई कौन है, इंड्यूस्ड ईएमएफ किसके बराबर होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है कि नहीं होता भाई, ये तो कहता है ना फैराडे का सेकंड लॉ, क्यों भाइयों बहनों, ठीक है भाई, होश में हो कि गए, इधर ही हो ना, ठीक है यार, हो तो डाल दो यार वैल्यू किसकी, फाई की, क्या फाई, बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तुम ऐसे देख रहे हो जैसे पता नहीं क्या लिख रहा हूँ, ठीक है, हाँ ठीक है फिर
तो करो इसकी डिफ्रेंसिएशन करो, क्या आंसर आता है? बी ए कांस्टेंट, मैग्नेटिक फील्ड तुमने रखी है, मैग्नेट थोड़ी बदल रहे हो तुम लोग, वो ऐसे रखे हैं ऐसे रखे हैं। एरिया इसका बदल रहे हो क्या? नहीं बदल रहे हो। क्या बदल रहा है? फिर कॉस बदल रहा है, तो क्या आएगा? माइनस बी ए। डिफ्रेंसिएशन कॉस की क्या होती है? माइनस माइनस क्या आ गया यहाँ पे? प्लस। साइन ओमेगा टी, अंदर एंगल की भी होगी ना, उसका क्या आंसर आएगा? ओमेगा। क्या आंसर आया? ओमेगा। मेगा नहीं, ओमेगा। ठीक है, आपको याद आई होगी अपनी पुरानी मैडम की, ओमेगा सुन के मन आपका प्रसन्न हुआ होगा, है ना? तो ये देखो यहाँ पे क्या आएगा फिर? बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, आई याद है? साइन की बोल रहा हूँ मैं, है ना? साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, समझ आया यहाँ तक? क्लियर है? चलिए, अच्छा यार, ये बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड, स्ट्रेंथ जो उसकी है वो चेंज हो रही है क्या? तुम मैग्नेट बदलते जा रहे हो क्या यहाँ पे? नहीं बदल रहे हो यार। ए एरिया क्रॉस सेक्शन इसका बदल रहे हो क्या तुम लोग? हाँ। ओमेगा ये बदल रही है? हैं? कहाँ बदल रही है यार? कांस्टेंट है ये तो, कांस्टेंट है। एंगुलर वेलोसिटी तुम घुमा रहे हो उसको, एक बार जिस चीज़ से घुमा रहे हो बस घुमाते जा रहे हो उसी तरह। पानी जिस, अगर टरबाइन ही चल रही है तो जिस तरह से वो काइनेटिक एनर्जी बदल वो करे, रोटेशनल एनर्जी में बदल रही है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मिल रही है इसको, तो ओमेगा भी नहीं बदल रही है, सेम है। तो फिर ये तीनों चीज़ें क्या बन गई? कांस्टेंट बन गई। क्यों ना यार इनकी जगह एक ही कांस्टेंट लिखा जाए, क्या तीन तीन लिखने हैं, है ना? पैसा वेस्ट करना है, इंक वेस्ट करनी है इस पर। इसको करते हैं ई नॉट, लिख देते हैं इसको ई नॉट, मतलब ये भी कांस्टेंट तो ई नॉट एक कांस्टेंट। क्या आया? साइन ओमेगा टी। साइन न तो चाहती ओमेगा लगूं, देखो इसको ओमेगा याद आ रहा है। चलो चलो ठीक है ना, तीनों कांस्टेंट मिला के एक कांस्टेंट कर दिया। 3 × 2 × 1 लिखना तो मिल के एक ही लिखो ना, कितना आता है? 6 आता है, 6 लिखो ना, तो ई नॉट लिख दिया हमने साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? ये क्या बन गया हमारे पास? मैग्नीट्यूड बन गया इंड्यूस ईएमएफ का। अब यहाँ से भी ठीक है, लेकिन तुम्हें तो चाहिए करंट। अच्छा, करंट क्या होती है? V = IR। ये V और E क्या चीज़ है? सेम ही होता है, पता है ना हमें? पता तुम्हें हो ना हो, कहना पड़ता है सर के सामने, हाँ सर पता है ना? हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। ठीक ठाक। तो हाँ जी, टाइम हुई था? क्या टाइम हुआ है? आई हैं 2-3 मिनट थोड़ी चाबी भी हाँ क्या पता कुछ कैसे मेरे से नहीं है पर खुशी थोड़ी उसे ना अनिल सर की सुनाया तो सर उन तो होना कोई ना कोई बाग हाँ सुनाओ तो सुने कोई चक्कर नहीं है तो क्या नहीं हो हाँ सुनाओ नहीं क्योंकि ऑफिस की चाबी है ना क्या पता खुद है ना सुना दी गल ठीक होंगी सुनाओ तुसें हैं मैं दी वा कुछ दी हूँ मैं चेता नहीं आवता है ये दाड़ी वाला नहीं है वो हूँ वो है कोका वो नहीं पता लगा ठीक है नहीं आखिर ने ये जगह दाड़ी वाला ये नहीं है इतने चलो कोई नहीं कर लगे भी ठीक है चलो कोई गल नहीं कर ले उन्होंने गल नहीं सर की पुछ लै सर की पता हो पहले का सर ने आखे होना भी उन्हें पुछ लैन सर नहीं उस उन्हें पता हो पहले की गल ना ना बंदे खुद बदलते हैं पता नहीं पुछ लो बंदे बदलते हैं नहीं बदलते हैं ना नहीं रहो बदलते नहीं है ना पुछ लै तुझे नहीं हाँ अनिल सर ने गल कर लिया तो कोई चक्कर नहीं है ठीक है कर लै अच्छा तो देखो E = E0 sin ओमेगा टी आ गया अब हमें पता है V = किसके बराबर होता है V = ये मिटा दूँ क्या मिटा दूँ मिटा देते इसको चलिए मिटा देते हैं इसको क्या हो गया तेरे को V = IR होता है कि नहीं होता है ऐसे भी ले सकता हूँ उसको E = IR एक ही बात है तो करंट किसके हाँ एक ही होता है भाई साहब किसने बोला हाँ V और E एक ही चीज़ होती है ठीक है इसको इंड्यूस EMF जो बोलते हैं ना हम लोग EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये एक क्या है क्या कहते हैं उसको मिस नॉर्मर है नॉर्मल मिस नॉर्मर होते हैं ऐसी चीज़ें जिस
जो नाम से तो लग रहा है फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट ये फोर्स नहीं है। क्या है ये तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। तो कभी कभी बच्चे क्या करते हैं ना, एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो वैसा ऐसा ही उसका आंसर ढूंढ लेते हैं, और व्हाट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो बंदा सोचेगा यार है तो फोर्स ही, तो लिख देते हैं फोर्स के बारे में लिख देते हैं कुछ। भाई ये फोर्स नहीं है, नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, बट है क्या ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, ई वाई आर आ गया कि नहीं आ गया। तो भाई ई की वैल्यू है तुम्हारे पास, तो करंट कितनी बन रही होगी हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ से निकाल लो आई इज इक्वल टू ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी डिवाइड बाय आर। अब आपने जो है रेजिस्टेंस डायग्राम बता दी मैंने, रेजिस्टर जो लगाया था, बल्ब जो लगाया था, लोड रेजिस्टर, ये भी बदल रहे हो तुम बार बार, लगा लिया एक बार जो लगा लिया, ये भी कांस्टेंट। इसका मतलब फिर से वही बात आ गई, एक कांस्टेंट को कांस्टेंट से डिवाइड कर रहे हो तो आंसर भी क्या आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। तो यहाँ से भी इसको हटा दो, तो क्या से लिख सकता हूँ मैं इसको, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो करंट आ गई मेरे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, क्लियर हो गया, हुआ क्लियर कि नहीं हुआ। ठीक है, इसमें क्या है, अच्छा ओमेगा टी किसके बराबर था, नहीं लिखेंगे हम ओमेगा टी, क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे हम लोग, है ना। तो किसके बराबर आएगा ये, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा, है ना। अब हम देखेंगे कि कैसे वो जो डायग्राम में बनाई थी ना ऐसे करके साइनसॉइड, लोग कैसे आ रही है, साइन वेव बननी है यहाँ पे। यहाँ तक समझ आ गया, समझ आ गया। यहाँ से कहानी शुरू हुई, एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर, थीटा बाय टाइम, तो थीटा किसके बराबर, ओमेगा टी। हमने निकालना था फ्लक्स, फ्लक्स किसके बराबर, बी इंटू ए, बी ए कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू डाल दी ओमेगा टी। फिर हमने देखा यार फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, वो कहता है ई इज इक्वल टू माइनस जी बाय डी टी, डिफरेंशिएट किया, एट द एंड ऑफ डे हमारे पास ये आ गया, ई निकल गया, आई भी निकल जाएगा, आई निकल गया, ये आ गया। ठीक है, अब बनाते हैं ग्राफ, क्या बनता है ज़रा, बट आप समझते हैं कि यार वो जो एंगल बनता था ना, एंगल बदलने से और करंट की वो डायरेक्शन बनी ना, साइनसोइडल वेव कैसे बन रही है देखते हैं। देखो मान लो यहाँ पे एक करंट लगते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ मान लो किसका टाइम रखेंगे, टाइम एक्सिस रखते हैं, ये टाइम ये करंट। ठीक है, अब सोचो एंगल बदल रहा है ना, एक साइकिल के लिए देखते हैं, 0 to t टाइम तक देखते हैं। अब देखो 0 to t टाइम तक ये जो एंगल है कितनी बार बदलता है, मोटे मोटे तौर पे कितनी बार बदल रहा है ऐसे देखेंगे तो। मान लो पहली बार 0 डिग्री मान लेते हैं ना, ऐसे करके ये है, इस तरफ है ये वायर, मैग्नेटिक लाइन ऐसे करके चल रही है, मतलब ये मैग्नेटिक लाइन, ये वायर, कितना एंगल बन रहा है, 0 डिग्री मान रहा है। तो यहाँ से यहाँ मैग्नेटिक लाइन्स आ रही हैं, ये ऐसे करके, अभी ये वायर इस तरह से है, तो एरिया वेक्टर मुझे ये बता रहा है, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री मान लो, है ना, 0 डिग्री बन रहा है। अब टाइम भी कितना है, 0, मतलब अभी तुम टाइम 0 मतलब अभी तुमने स्टार्ट किया मेजर करना। तो भैया मान लो इस पोजीशन पे जब टाइम 0 है, ये टाइम एक्सिस चल रही है ना, टाइम 0, t इज इक्वल टू 0, यहाँ पे ओरिजिन पे एंगल भी कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है यार। मान लो यहाँ पे एंगल दिख रही है 0 डिग्री, एंगल वाली एक्सिस नहीं है, बट ऐसे अलग अलग टाइम पे क्या क्या एंगल होगा उसकी बात कर रहे हैं। अब ये पूरा एक राउंड काटेगा तो कितना एंगल बदलेगा, पूरा राउंड काटेगा तो 360 डिग्री। अब पूरा टाइम मान लो यहाँ से टी टाइम लग रहा है, तो अब ये एक बार एंगल बदलेगा 90 डिग्री, दूसरी बार बदलेगा 180 डिग्री पहुँच गया ना, देखो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, चौथी बार 270, फिर 360, है ना, तो 360। अब देखो 360, हाँ। अब अगर ये टाइम 0 डिग्री टाइम, मान लो ये 90 डिग्री पे पहुँच गया, टाइम कितना आएगा, t/4, ठीक है, 180 डिग्री पहुँच गया, टाइम कितना बन जाएगा अब, t/2, हाफ टाइम पे पहुँचेगा, आधा उसका सर्कल। अब 270 डिग्री पहुंच गया, अब टाइम कितना आएगा, कितना आएगा, हाँ 2t/3 है ना, t/3 360 डिग्री। अब कितना पहुंचा, t, है ना, सही है, सही है ना। अब देखो, अब हम देखेंगे कि 0 पे, अब देखना एंगल 0 डिग्री डालो यहाँ पे, साइन 0, आई की वैल्यू 0 रखा, 0, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे आई कितना आया, 0 आया, टाइम t इज इक्वल टू t/4 पे, यानी कि जब एंगल कितना था 90 डिग्री था, टाइम t इज इक्वल टू t/4, चौथा हिस्सा जो है इसका, उस टाइम हमारे पास एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है ना, 90 डिग्री बन रहा है। आई की वैल्यू साइन 90 कितना होता है 1, तो फिर आई की वैल्यू क्या आई, आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू आ गई, तो ठीक है ना, मैक्सिमम वैल्यू आ गई, देखो 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू, है ना। 90 डिग्री पे जब टाइम t/4 था, आई की वैल्यू I0 आ गई। अब टाइम t/2 पे 180 डिग्री, 180 डिग्री पे साइन की वैल्यू फिर 0, इसका मतलब ये नीचे की तरफ आ रहा है। 270 पे साइन 270 कितना होता है, ये भी वो क्या आता है
नेगेटिव 1 नहीं आता, मतलब आई नॉट आएगा लेकिन नेगेटिव में आएगा, तो ठीक है ना, नेगेटिव में चला गया। फिर साइन 360 में यानी कि 2 पाई, साइन 2 पाई कितना होता है, साइन एन पाई 0 होता है, 2 पाई 3 पाई जितना मर्जी हो 0। फिर इसका मतलब ऊपर आ रहा है, तो भैया क्या मिला तुम्हें, करंट इस तरह से नहीं मिली, कभी पॉजिटिव मिल रही है कभी नेगेटिव मिल रही है, एक तरफ पॉजिटिव मिल रही है एक तरफ नेगेटिव मिल रही है, पॉजिटिव नेगेटिव जा रही है। समझ आई बात, ठीक है ना। अगर हम लोग एक एक्सिस में करंट ले लेंगे, एक एक्सिस में टाइम ले लेंगे, और ये देख लेंगे कि यार टाइम t = 0 पे कितना एंगल है, एक्चुअली उसमें भी डिपेंड कर रहा है ना, टाइम t/4 पे एंगल 90 डिग्री, टाइम t/2 पे एंगल 180 डिग्री, टाइम 2t/3 पे 270 डिग्री, टाइम t पे 360 डिग्री, वापस उसी जगह आके चीज़ घूम गई है ना। हाँ, अब हमने एक एक करके एंगल डाला और देखा कि करंट की वैल्यू क्या मिल रही है, और ऐसे करके हमें चीज़ मिल गई। तो क्या मिल रही है, साइनसोइडल वेव मिल रही है, नहीं साइनसोइडल वेव मिल रही है कि नहीं मिल रही है, कभी करंट पॉजिटिव में जा रही है कभी नेगेटिव में जा रही है कि नहीं जा रही है। ये कैसी करंट है, ये अल्टरनेटिंग करंट है। कैसी करंट है, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट का मतलब ही क्या है यार, अल्टरनेट फेज आ रहे हैं, कभी पॉजिटिव फेज कभी नेगेटिव फेज, फिर पॉजिटिव फेज फिर नेगेटिव फेज, है ना। ठीक है, फिर इतना ही करेंगे, कल फिर मिलेंगे आपसे।